साथ रिपोर्टर बताएंगे पाकिस्तान के मंसूबे कैसे मिट्टी में हो जाएंगे। साथ रिपोर्टर बताएंगे इस्लामाबाद के एटम बम कैसे फुस हो जाएंगे। पाकिस्तान खबरदार, चक्रव्यूह है तैयार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार हलचल तेज है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम पाकिस्तान खबरदार, चक्रव्यूह है तैयार में जम्मू कश्मीर समेत देश भर से 7 सहयोगी जुड़ेंगे। शोपियां पुलवामा क्रॉसिंग से शिव अरूर, दिल्ली से राजीव रंजन और हिमांशु शेखर, गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह और मुंबई से पूजा भारद्वाज। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को घेरने की तैयारी चल रही है। एलओसी से करीब 20 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा जिले के कई गांव में लोगों ने बंकरों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। एक ऐसे ही गांव से एनडीटीवी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो पहलगाम हमले के बाद सेना की तैयारी तो है ही, लेकिन जो रिड्डी गांव के लोग हैं उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बंकर के अंदर ले चलता हूं। अगर यहां पर शेलिंग होती है तो गांव वालों ने छुपने के लिए ये बंकर जो है वो तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये बंकर है, यहाँ पर घुटनों के बल ही अंदर आप आ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाने की। थोड़ा आना मुश्किल है। और ये देखिए, काफ़ी बड़ा ये बंकर है। एलओसी यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो ये घर है, जो घर के मालिक हैं उनसे बात करते हैं, जिन्होंने ये बंकर तैयार किया है उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है सर। अख्तर जी, अभी क्या माहौल है और क्या तैयारियां आप लोगों ने की हुई है? तैयारी ये है कि इसको साफ सफाई की है। अच्छा। बाकी डर का माहौल तो रहता ही है। अच्छा जी। तो ये बंकर आपने कब तैयार किया था? ये हमने 2019 के बाद ही तैयार किया था। अच्छा। जी। उस समय क्यों तैयार किया था? 2019 में शेलिंग हुई थी तो उसके दौरान हमने बाद में ये तैयार किया, क्योंकि फैमिली थोड़ा बड़ी है तो निकलना बाद में मुश्किल हो जाता है। घर में पेरेंट्स है, बूढ़े हैं वो, तो इसलिए घर के साथ ही बनाए कि हम फौरन इसके अंदर शिफ्ट हो जाए। अच्छा जी। कितने लोग इसमें आ सकते हैं? लगभग 20-25 लोग आ जाते हैं। अच्छा जी। तो आपके अलावा जो गांव के बाकी लोग हैं, क्या उनके घरों में बंकर है? न, उन्होंने तो किसी ने बनाया है। अच्छा। सबों ने तो नहीं बनाया है। जी। तो कितनी आबादी होगी? 1000-1200 की आबादी होगी, 1500 तक। जी। तो 19 में सेलिंग जब हुई थी तब आपके यहाँ कुछ नुकसान हुआ था उस समय? हाँ, नुकसान हुआ था। हमारे 3 लोग यहाँ पर मार गई थी। अच्छा जी। ओके, डेथ हो गई थी उनकी? डेथ हो गई थी। अच्छा, उसके बाद ही अपने बंकर बनाया है? हाँ, उसके बाद ही हमने ये बंकर बनाया। अच्छा, तो अभी जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है, हमला हुआ है, उसके बाद क्या आपके अलावा जो गांव के बाकी लोग हैं उन्होंने भी तैयारियां की इस तरह से कि अगर कुछ होता है तो बंकर में छुपने के लिए? हाँ, उन्होंने भी तैयारियां कर रखी है। अच्छा, गाड़ियां भी है लोगों के पास, अगर ऐसा कुछ मामला हो जाते तो नीचे की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, गाड़ियों से ही चले जाते हैं? जी जी। अच्छा, तो इसमें हाइट क्या है इसकी? लगभग 5.5 होगा। 5.5? जी जी। अच्छा, आदमी खड़ा नहीं हो सकता अच्छी तरह यहाँ पे। अच्छा जी। तो जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है, टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, उसको लेकर सारे जो कश्मीरी, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, एक गुस्सा है लोगों में। आपका क्या कहना है इसको लेकर? नहीं जी, बहुत गुस्सा है। अच्छा। ये तो गलत बात है। बहुत ज़्यादा गलत बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है कि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। ये तो बहुत गलत हुआ है, इंतहा दर्जे का गलत हुआ है। जी। तो ये बंकर आपने तैयार खुद किया है, किसी से करवाया है? हमने खुद तैयार किया है, अपने पैसे लगाए हैं इसमें। जी। कितना खर्चा आया इसको तैयार करने में? लगभग 6 लाख रुपए हमें खर्चा आया है। 6 लाख रुपए? अच्छा जी जी। तो ये नीचे क्या लकड़ी है? ये फर्श लगाया है इसमें, क्योंकि किसी वक्त नीचे से पानी का हो जाता है तो पानी का वो हमने निकालने का रास्ता भी रखा है कि वहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। अच्छा अच्छा। जी। और ऊपर ये छत है? ऊपर से ये छत है, कंक्रीट की छत है, लगभग 18 इंच की है ये। 18 इंच की छत है? जी। और ये लाइट की भी लगी हुई है? लाइट भी लगाई है, अच्छा, सामने रोशनदान भी है? रोशनदान भी है, हवा के लिए अंदर आ रही है। जी। कंक्रीट की छत कितनी मोटी है ये? ये लगभग 18 इंच की होगी। 18 इंच की। अगर बम ब्लास्ट भी हुआ तो कोई नुकसान नहीं होगा? जी। अच्छा। अपने हिसाब से हमने बनाया है तो वो उसी वक्त देखा जाएगा क्या होगा। जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। मुलाकात की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम
आतंकी हमले के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि जिन आतंकियों ने ये घिनौना काम किया और जिन्होंने साजिश रची, उसको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 4 दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना लगातार माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारतीय सेना संयम का परिचय देते हुए अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान को एहसास करा रही है कि अगर कुछ भी उसने अप्रिय घटना की तो उसका करारा जवाब मिलेगा। तो दूसरी ओर भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के लिए 26 मरीन लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता हुआ। इससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये एयरक्राफ्ट जो भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में तैनात होंगे। रफाल एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। हालांकि रफाल को आने में करीब 2030 तक सारे रफाल आ जाएंगे। इसके आने के बाद भारतीय नौसेना समंदर में न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन की ओर से मिलने वाली हर चुनौती का बखूबी जवाब दे पाएगी। पहलगाम हमले के बाद साउथ कश्मीर के सबसे टेंशन भरे क्रॉसिंग पॉइंट शोपियां और पुलवामा के बीच मैं खुद ग्राउंड पर था। वहां जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मैंने पूरा दिन बिताया। देखा कैसे वो हर एक गाड़ी, हर एक चेहरे को जांच रहे हैं ताकि कोई आतंकी बचकर ना निकल जाए। आइए देखिए मेरी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। आज मैंने अपना दिन साउथ कश्मीर के सबसे टेंशन भरे क्रॉसिंग पॉइंट पर बिताया। शोपियां और पुलवामा के बीच का ये इलाका जो हमेशा से आतंक और मिलिटेंसी का गढ़ रहा है, ये पूरा इलाका आज और ज्यादा सख्त है। कुछ दिन पहले पहलगाम में जो निर्दोष यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से हालात और ज्यादा तनाव भरे हैं। आतंकवादी अभी भी फरार हैं और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान उनको पकड़ने के लिए हर एक क्रॉसिंग, हर एक गाड़ी, हर एक चेहरे को बारीकी से चेक कर रहे हैं। शोपियां और पुलवामा में कुछ आतंकियों के घर गिराए गए हैं और इस वजह से यहाँ के लोकल सेंटिमेंट्स और ज्यादा भड़के हुए हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग और भी ज्यादा सेंसिटिव और एक्सप्लोजिव बन गई है। मैं खुद जवानों के साथ पेट्रोल पर गया, उनका चेकिंग का काम देखा। एक एक व्हीकल, एक एक शख्स की जांच हो रही थी बिना किसी चूक के। इनमें से कई जवान यहीं के लोकल आबादी से हैं। अपने ही लोगों के बीच ड्यूटी करते हुए एक कठिन बैलेंस बनाकर काम करना पड़ता है। एक तरफ अपने लोगों का दर्द समझना, दूसरी तरफ आतंकी धमकियों का खौफ। दोनों के बीच रोज एक पतली लकीर पर चलना पड़ता है। यहां रोज खतरा साथ साथ चल रहा है। पहलगाम की घटना के बाद से हर पल ये डर रहता है कि कोई फरार आतंकी या कोई बदला लेने वाला ना स्लिप कर जाए, और इसी वजह से ये जवान अपनी पूरी जान, पूरा हौसला इस क्रॉसिंग पर लगा रहे हैं। आज यहां खड़े होकर इन जवानों की मेहनत और हिम्मत को देखकर सिर्फ एक बात दिल से निकलती है, कश्मीर की धरती के इन सपूतों को सलाम जो दिन रात खड़े हैं ताकि किसी और पहलगाम जैसे हमले की नौबत ना आए। पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था 85% तक इंडस रिवर सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर है, और अगर भारत सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को लंबे समय तक एबेंस में रखने का फैसला करता है तो इसका पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में खेती के लिए जितना पानी की जरूरत होगी वो पानी पाकिस्तान को नहीं मिल सकेगा। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत सरकार में कमिश्नर इंडस रहे एके बजाज ने यह महत्वपूर्ण बात कही है। बजाज के मुताबिक भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखने के 2 साल पहले ही इस ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ रीनिगोशिएट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था, और यह भारत सरकार की नई सामरिक रणनीति का हिस्सा है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। और इसके तहत 2 नए प्रोजेक्ट्स, पाकुलदुल प्रोजेक्ट जिसके कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से किया जा रहा है, और साथ ही बरसर प्रोजेक्ट जिसकी डिजाइनिंग और प्लानिंग फाइनल स्टेज में है।
टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब ये 2 महत्वपूर्ण वाटर स्टोरेज से जुड़े प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद भारत के पास ये अधिकार होगा कि भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उसमें से कितना पानी भारत अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के लिए वहां से पानी डाइवर्ट करना भी संभव हो सकेगा। साथ ही मॉनसून सीजन जून के अंत में पाकिस्तान में शुरू होता है और इस ट्रीटी को अबेयंस में रखने के बाद अब भारत सरकार के पास कोई बाध्यता नहीं है कि वो फ्लड फोरकास्टिंग को लेकर, यानी भारत की तरफ से पाकिस्तान बहने वाली नदियों के जल स्तर को लेकर पहले से कोई सूचना पाकिस्तान को दे। और इसका सीधा मतलब है कि मॉनसून सीजन के दौरान पाकिस्तान को फ्लड की चुनौती से निपटना पड़ सकता है। और भारतीय नौसेना ने अरब सागर में फिर बड़ी ताकत दिखाई है। अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कई सफल एंटी शिप मिसाइल की फायरिंग की, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल थी। और पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारतीय नौसेना ने मिसाइल परीक्षण किया है। ये तगड़ा एक्शन अरब सागर में नजर आया है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, सरकार एक्शन मोड में है। कई बड़े फैसले पड़ोसी मुल्क को लेकर लिए गए हैं, लेकिन अब तैयारियां सैन्य स्तर पर भी नजर आ रही हैं। और भारतीय नौसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है अरब सागर में, जहां भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सूरत ने समंदर की सतह के पास तेजी से उड़ान भरने वाले एक टारगेट को निशाना बनाया है और ये सफल परीक्षण हुआ है। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत अरब सागर में दिखाई है। ऐसे समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन से पाकिस्तान को मिसाइलों की एक्सप्रेस डिलीवरी की बात की जा रही है। पाकिस्तान इसी इलाके में मिसाइल परीक्षण की बात कर रहा था, तो ऐसे वक्त में भारत ने यह मिसाइल परीक्षण करके एक तरह से कड़ा संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश की है। जबकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर कठोर कदम उठाए गए हैं। अब उत्तर पूर्व भारत में यहाँ के लोग और यहाँ के राजनेता केंद्र सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि बांग्लादेश से सटा हुआ जो बॉर्डर है और भारत का जो रुख है बांग्लादेश के प्रति, उसको और भी कठोर किया जाए। पहलगाम के हमले के बाद भारत में बांग्लादेश के बॉर्डर में अब BSF की जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। उत्तर पूर्व में जो चौकसी है BSF की वो भी बढ़ा दी गई है। इसके बाद भी देखा जा रहा है कि उत्तर पूर्व में जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उससे बांग्लादेशी लोगों का जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है वो चल रहा है। आए दिन लोग उत्तर पूर्व के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। और इसके बीच अब उत्तर पूर्व के लोग, उत्तर पूर्व के जो नेता हैं, उन्होंने ये मांग रखी है कि पहलगाम के हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध ठोस कदम उठाए गए हैं उसी तरह बांग्लादेश के साथ भी अब ठोस कदम उठाए जाए। उत्तर पूर्व में के बहुत बड़े नेता, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि उत्तर पूर्व में एक सेंटिमेंट अब पनप रहा है कि बांग्लादेश के विरुद्ध भी एक ठोस कदम उठाया जाए। और उन्होंने कहा है कि जबकि सेंटर का ये डिसीजन होगा कि क्या कदम उठाया जाएगा या फिर कदम कब उठाया जाएगा, मगर ये एक सेंटिमेंट जरूर पनप रहा है। उत्तर पूर्व का राज्य है त्रिपुरा, जहाँ जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वहाँ पे बीजेपी की मुख्य सहयोगी पार्टी त्रिपुरा मौथा पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रद्युत माणिक्य देबबर्मन ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि जैसे पश्चिमी बॉर्डर में एक्शन हो रहा है, अब वहाँ पे जो पाकिस्तान के विरुद्ध ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, उसी तरह पूर्वी बॉर्डर में, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर हैं उन इलाकों में भी ठोस कदम उठाए जाए। इसके साथ साथ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी ये कहा है कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसको फिर से रिव्यू किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये हवाला दिया है कि नीतीश कुमार ने भी इसके ऊपर पहले मांग रखी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी भी तीस्ता एग्रीमेंट के विरुद्ध हैं और ब्रह्मपुत्र का नदी जो का पानी जो बहता है उसके ऊपर भी अब असम सरकार को सोचना है। ये उत्तर पूर्व, ये एक बीजेपी के सांसद खुद कह रहे हैं। और हमने देखा है कि पिछले साल जब शेख हसीना की सरकार गिरी, इसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के संबंध में खटास आई है। अब उत्तर पूर्व के लोग, उत्तर पूर्व के नेता ये मांग रख रहे हैं कि ये जो एक्शन है, जो पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, अब बांग्लादेश के साथ भी कुछ कठोर कदम उठाए जाए। भारत में लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो लोग आए हैं उन्हें सरकार वापस नहीं भेजेगी। और कई ऐसे शरणार्थी हैं जिन्होंने आवेदन भी डाले हैं
और 300 से ज़्यादा आवेदन इनके स्वीकार हुए हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं उसे फ़िलहाल वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। हिंदू शरणार्थी हैं और जो ज़्यादातर जोधपुर डिवीज़न में रह रहे हैं, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर और जोधपुर में, उनके लिए अब बड़ी राहत है क्योंकि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उनको अब लॉन्ग टर्म वीज़ा के आवेदन जो वो लगा रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और अब तक 400 से ज़्यादा आवेदन स्वीकार हो पाए हैं। अब इसमें यह है कि जो पाक हिंदू शरणार्थी हैं वो भारत में इसलिए शरण चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर वो रिलीजियस माइनॉरिटी है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रताड़ित होते हैं वो लोग, और वो कहते हैं कि वहाँ पर डर का माहौल है और अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। उनके काफ़ी जो परिवार के लोग हैं वो इस साइड, सरहद की इस साइड जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में रह रहे हैं, खासकर जो सिंध के शरणार्थी हैं। तो ये जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है, विस्थापित है, वो काफ़ी समय से आकर यहाँ पर रह रहे हैं।